ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 9 out of 10, that's a staggering number. मतलब कोई फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई फिक्स्ड बेनिफिट्स नहीं। क्रेजी है ना। बेसिकली एक बहुत बड़ी आबादी बिना किसी सेफ्टी नेट के काम कर रही है। और आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोपो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम कोई भी एक्शन मिस ना करो। यू वोंट रिग्रेट इट। आज हम इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप की एक जबरदस्त पड़ताल करने वाले हैं। हमारा लर्निंग मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम सरकार के नए 4 लेबर कोड्स को समझेंगे। फिर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS के डेटा को डिकोड करेंगे। इसके बाद स्किल इंडिया मिशन और उसके तहत चलने वाले प्रोग्राम्स पर नजर डालेंगे। और अंत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs और लिविंग वेज जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सीट की पेटी बांध लो क्योंकि ये एक डिटेल जर्नी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक नेम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ब्रॉड माइक्रो थीम, डिकोडिंग इंडियाज वर्कफोर्स डायनामिक्स एंड स्किलिंग इकोसिस्टम। चलो शुरू करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। एग्जैक्टली। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 29 पुराने बिखरे हुए सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 सिंपल कोड्स में बदल दिया है। इमेजिन करो कि क्रिकेट के 29 अलग अलग रूल बुक्स थे। हाँ, और अब उन्हें मिलाकर सिर्फ 4 क्लियर रूल बुक्स बना दी गई हैं। सो कूल ना। चलो इसे डिटेल में अनपैक करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये भारत के लेबर लॉ फ्रेमवर्क को पूरी तरह से बदल रहा है। इट्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। और इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स थे, कुछ तो ब्रिटिश एरा के थे। और याद रखना, लेबर संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। बिल्कुल, इससे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। राइट। सो व्हाट्स द कोर लॉजिक बिहाइंड दीज 4 कोड्स? द 4 कोड्स हैं कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसे OSHW कोड भी कहते हैं। ओके, गॉट इट। अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, 2024 में इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR 59.6% था। इसमें से जैसा तुमने कहा 90% वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। दैट्स मैसिव। टोटल एम्प्लॉयड लोग कितने थे? टोटल एम्प्लॉयड लोग थे 64.33 करोड़, जिसमें फीमेल LFPR 41.7% था, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और इस पूरे सिस्टम को मैनेज कौन करता है? व्हाट्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म? इस पूरे सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो और चीफ लेबर कमीशन मैनेज करते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ESI और EPO, राइट? करेक्ट। पहला है ESI स्कीम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, यह 1948 के एक्ट के तहत है। ये सिकनेस, मैटर्निटी, डिसेबिलिटी में वर्कर्स को इंश्योर करता है। और इसके लिए सैलरी लिमिट क्या है? ये उन एम्प्लॉयज को कवर करता है जिनकी सैलरी 21,000 रुपीज पर मंथ तक है। ओके, और दूसरा है EPO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1952 के एक्ट के तहत है। यह एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। गॉट इट। अब इन कोड्स में कुछ की टर्म्स बार-बार आते हैं, उन्हें भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। गुड आइडिया। लेट्स स्टार्ट विद फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज, FTE। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जॉब खत्म, सिंपल। हाँ, फिर आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क। जैसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो कंपनी वर्कर्स को टेम्पररीली घर भेज सकती है। और रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट इज परमानेंट टर्मिनेशन फॉर रीजंस अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब कंपनी आपको निकाल रही है बट आपकी गलती की वजह से नहीं। सो ले ऑफ इज टेम्पररी, रिट्रेंचमेंट इज परमानेंट। क्लियर। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये वो वर्कर है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते हैं, नॉट डायरेक्टली ऑन द कंपनीज पेरोल। और लास्ट, फ्लोर वेज। ये कॉन्सेप्ट नया है। हाँ, फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया एक नेशनल मिनिमम वेज है जिसके नीचे कोई स्टेट अपना मिनिमम वेज नहीं रख सकता। इट एक्ट्स एज अ बेसलाइन। ओके, सो व्हाट्स द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस? फॉर बिजनेसेस कंप्लायंस आसान हो गया है एंड फॉर वर्कर्स उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन भी थ्योरेटिकली बेहतर हुई है। सो इन कंक्लूजन, ये एक मैसिव स्टेप है टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। एग्जैक्टली। अब रिटेंशन के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। UPSC प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फायर अवे। लेबर सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है, यूनियन, स्टेट या कंकरेंट? इजी, कंकरेंट लिस्ट। परफेक्ट। ESI स्कीम के लिए मंथली सैलरी लिमिट क्या है? 21,000 रुपीज पर मंथ। करेक्ट। ले ऑफ और रेट्रेंचमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? ले ऑफ टेम्पररी है जबकि रेट्रेंचमेंट परमानेंट टर्मिनेशन है। एक्सीलेंट। EPFO किस एक्ट के अंडर काम करता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। लास्ट वन, फ्लोर वेज कौन सेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग
The four new labor codes consolidate 29 existing central labor laws to simplify the framework. इन शॉर्ट, ये लेबर कोड्स पुराने कॉम्प्लेक्स लॉज को स्ट्रीमलाइन करके ईज ऑफ बिजनेस और वर्कर वेलफेयर को बैलेंस करने की कोशिश है। चलो अब पहले कोड को देखते हैं, द कोड ऑन वेजेस 2019। राइट। इसका मेन एम है वर्कर्स के राइट्स को मजबूत करना और एम्प्लॉयर्स के लिए वेज रिलेटेड कंप्लायंस को सिंपल बनाना। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये कोड वेजेस और रेम्यूनरेशन से जुड़े 4 पुराने लॉज को एक करता है। इट्स अ कंसोलिडेशन। ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ। सोचो, पहले अलग अलग स्टेट्स में वेज की डेफिनेशन अलग थी। हरियाणा में अलग, कर्नाटका में अलग। अब पूरे देश में वेज का मतलब एक ही होगा। कितनी कंफ्यूजन दूर हो गई। दैट मेक्स सेंस। चलो अब इसके कंटेंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस। हैंड्स डाउन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है। अब हर एम्प्लॉय को, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज्ड, मिनिमम वेज का स्टैट्यूटरी राइट मिल गया है। वाओ, इवन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? यस, दैट्स द की। और दूसरा बड़ा फीचर है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो वेज, जिसके बारे में हमने भी बात की। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लो वेज सेट करेगा और कोई भी स्टेट इससे कम मिनिमम वेज नहीं दे सकता। ये यूनिफॉर्मिटी लाएगा। कॉम्पनसेशन के बारे में क्या प्रोविजंस हैं? टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस कंपलसरी है और ओवरटाइम के लिए कम से कम नॉर्मल रेट से डबल 2x पेमेंट देना भी कंपलसरी है। और सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ? वेजेस, एम्प्लॉय जैसे टर्म्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। सो नो मोर कंफ्यूजन फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल स्टेट्स। ओके, टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। लेट्स डू इट। क्या ये कोड सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स पर लागू होता है? नहीं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। फ्लोर वेज सेट करने का मेन क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ी और जरूरतें। ओवरटाइम कॉम्पनसेशन का मिनिमम रेट क्या है? एटलीस्ट 2 times द नॉर्मल रेट। वेज की डेफिनेशन को स्टैंडर्डाइज करने से क्या फायदा है? कंप्लायंस, कंफ्यूजन कम होता है और डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या स्टेट गवर्नमेंट फ्लोर वेज से कम मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है? बिल्कुल नहीं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अ फ्लोर। Great! Practicing. The Code on Wages introduces a statutory floor wage for the entire country. Mini recap. In short, this code ensures a basic standard of living for every worker through universal minimum wages and a national floor wage. Next up, the Industrial Relations Code 2020. ये थोड़ा controversial भी रहा है ना? हाँ, इसका एम है ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़े लॉज को सिंप्लीफाई करना। पर इसमें कुछ बड़े चेंजेस हैं। Definition तो क्लियर है। It governs worker management relations. कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? एक कंपनी में 5 अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं। सब अपनी अपनी मांग कर रहे हैं। मैनेजमेंट किससे बात करे? इट्स chaos। इस कोड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। कैसे? लेट्स डिस्कस द कंटेंट। ओके, पहला पॉइंट है ट्रेड यूनियंस। अब किसी भी यूनियन को सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनने के लिए 51% वर्कर्स का मेंबरशिप चाहिए। 51%? दैट्स अ हाई बार। अगर किसी के पास नहीं है तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी जिसमें अलग अलग यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE। इस कोड ने FTE को लीगली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। मतलब कंपनीज अब फॉर्मली फिक्स ड्यूरेशन के लिए वर्कर्स हायर कर सकती हैं। और इससे हायर एंड फायर कल्चर बढ़ेगा, ये क्रिटिसिज्म है। वही, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ रिट्रेंचमेंट। बताओ इसके बारे में। बड़ी कंपनीज मतलब 300 वर्कर्स तक अब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट कर सकती हैं। पहले ये लिमिट 100 वर्कर्स थी। दिस इज द बिग वन। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज भी है, एक रीस्किलिंग फंड। हाँ, रीस्किलिंग फंड। अगर किसी वर्कर को रिट्रेंच किया जाता है तो एम्प्लॉयर को उसकी 15 दिन की सैलरी इस फंड में डालनी होगी ताकि वर्कर को रीट्रेन किया जा सके। कूल ना? इट्स अ स्टार्ट। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या है? 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स वाली कंपनीज में इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज, IGRCs बनाना जरूरी है। ओके, क्विक क्वेश्चंस नाउ। सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनने के लिए कितने % मेंबरशिप चाहिए? 51%। रिट्रेंचमेंट के लिए नया थ्रेशोल्ड कितने वर्कर्स का है? 300 वर्कर्स। रीस्किलिंग फंड में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 15 days wages for each retrenched worker। IGRCs कितने वर्कर्स वाली एस्टैब्लिशमेंट में मैंडेटरी हैं? 20 or more। लास्ट वन, क्या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अब लीगली रिकॉग्नाइज्ड है? हाँ, बिल्कुल। ओके, practicing, the Industrial Relations Code has raised the threshold for retrenchment from 100 to 300 workers. Mini recap. In short, this code aims to improve ease of business by providing more flexibility to employers while also introducing safety nets like a reskilling fund for workers. अब आते हैं एक गेम चेंजिंग कोड पर, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि इसका एम सोशल सिक्योरिटी को हर वर्कर तक पहुंचाना है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। दिस इज अ फर्स्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये कोड 9 पुराने सोशल सिक्योरिटी लॉज को मिलाकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और नए जमाने के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए। जो लोग जोमैटो, उबर या स्विगी के लिए काम करते हैं वो गिग वर्कर्स हैं। पहले उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो नथिंग। अब इस कोड के अंडर उन्हें भी बेनिफिट्स मिलेंगे। That's amazing. Let's discuss the content.
पहला पॉइंट तो क्लियर है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर नाउ इंक्लूडेड। यस, इन्हें पहली बार लीगली डिफाइन किया गया है। गुड स्टेप। और इनके बेनिफिट्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? दैट्स द सेकंड की पॉइंट, एग्रीगेटर्स कंट्रीब्यूशन। उबर, जोमैटो जैसी कंपनीज एग्रीगेटर्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। वाओ। और ईएसआईसी के बारे में क्या चेंजेस हैं? एक्सपैंडेड ईएसआईसी कवरेज। ईएसआईसी अब पूरे इंडिया में लागू होगा और हजार्डस ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले वर्कर्स को मैंडेटरी कवरेज मिलेगा। गुड। वेजेस की डेफिनेशन का क्या? यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस। वेजेस की डेफिनेशन को यूनिफॉर्म बनाया गया है ताकि ग्रेच्युटी और पेंशन आसानी से कैलकुलेट हो सके। और ग्रेच्युटी में भी एक बड़ा चेंज है, राइट? फॉर एफटीएस। यस, दिस इज अ बिग विन। ग्रेच्युटी फॉर एफटीई। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को अब 5 साल के बजाय सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। दैट्स ह्यूज। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के डेटा के लिए? नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स NDUF। एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर हो सकेंगे। ओके, टाइम फॉर अ क्विज। इस कोड में किन नए टाइप्स ऑफ वर्कर्स को कवर किया गया है? गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एग्रीगेटर्स को सोशल सिक्योरिटी फंड में कितना कंट्रीब्यूट करना है? 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी अब कितने साल है? सिर्फ 1 साल। ईएसआईसी का कवरेज अब लिमिटेड एरियाज में है या पैन इंडिया? पैन इंडिया। NDUW का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। Perfect. Practicing. The Social Security Code extends benefits to gig and platform workers for the first time. Mini recap. In short, this code is a major step towards universal social security, especially for the millions of workers in the new age gig economy. और अब final code. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, OSWC. ये सबकी सेफ्टी के बारे में है। बिल्कुल। इसका एम है वर्कर सेफ्टी और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना। इसने 13 पुराने लॉज को कंसोलिडेट किया है। So definition is clear. It regulates workplace safety. कोई real life example? पहले अलग-अलग इंडस्ट्रीज जैसे माइंस, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, इनके लिए अलग-अलग सेफ्टी रूल्स थे। बहुत कंफ्यूजिंग था। अब ये कोड सबके लिए एक कॉमन सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करता है। वन नेशन, वन सेफ्टी रूल, काइंड ऑफ। चलो इसके कंटेंट को डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन। अब 10 या ज्यादा एम्प्लॉय वाली किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना होगा। सिंगल विंडो। That simplifies things. और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए? वाइडर डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है टू कवर मोर पीपल। I heard there's a major provision for women's employment. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब विमेन हर तरह की एस्टैब्लिशमेंट में काम कर सकती हैं, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट 7 PM to 6 AM, लेकिन उनकी कंसेंट और सेफ्टी मेजर्स के साथ। That's a big step towards gender equality. इट इज। फिर एक नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है। ये एक सिंगल ट्राइपार्टाइट बोर्ड है जो नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करेगा। और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट के लिए क्या है? 2 चीजें, सेफ्टी कमेटी जो बड़ी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन यूनिट्स में बनानी होगी, और वेलफेयर ऑफिसर जिसे 250 से ज्यादा वर्कर्स वाली यूनिट्स में अपॉइंट करना होगा। और वर्किंग आवर्स? मैक्स 8 hours a day और 48 hours a week. This is now standardized. ओके, रैपिड फायर। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड क्या है? 10 employees. क्या अब महिलाएं नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं? हाँ, उनकी कंसेंट और सेफ्टी मेजर्स के साथ। वर्किंग आवर्स पर डे और पर वीक कितने कैप्ड हैं? 8 hours a day, 48 hours a week. वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए वर्कर थ्रेशोल्ड क्या है? 250 or more workers. फाइनल वन, क्या ये कोड कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोर एक्टिविटीज में अलाउ करता है? हाँ, कुछ कंडीशंस के साथ। पहले इस पर रिस्ट्रिक्शंस थी। Great. Practicing. The OSHWC code allows women to work in night shifts with their consent and safety protocols. Mini recap. In short, this code modernizes workplace safety rules, promotes gender equality, and creates a unified structure for health and safety standards. लेबर कोर्स के बाद चलो अब देखते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं। टॉपिक है रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। बिल्कुल, ये सर्वे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO कंडक्ट करता है। इससे हमें देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का करंट स्टेटस पता चलता है। इट्स लाइक द नेशंस रिपोर्ट कार्ड ऑन जॉब्स। डेफिनेशन तो क्लियर है। अ हाई फ्रीक्वेंसी सर्वे। एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे हमारे फोन की बैटरी परसेंटेज बताती है कि कितनी पावर बची है, वैसे ही PLFS देश की एम्प्लॉयमेंट बैटरी का स्टेटस बताता है। दैट्स अ गुड एनालॉजी। चलो इसके कंटेंट को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले ये सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए क्वार्टरली डेटा देता था। अब रिवैम्पिंग के बाद रूरल एरियाज को भी एनुअली कवर करता है, तो इट्स मोर कॉम्प्रहेंसिव नाउ। ओके, अब आते हैं इसकी की टर्मिनोलॉजीज पर। ये थोड़ा टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। पॉपुलेशन का वो परसेंटेज जो या तो काम कर रहा है या काम ढूंढ रहा है, बेसिकली द एक्टिव वर्कफोर्स। करेक्ट। दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR। पॉपुलेशन का वो परसेंटेज जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, जिनके पास काम है। राइट। और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, UR। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये लेबर फोर्स का वो परसेंटेज है जिससे काम नहीं मिल रहा है, टोटल पॉपुलेशन का नहीं।
एग्जैक्टली द डिनोमिनेटर इज लेबर फोर्स, यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। अब आते हैं एक्टिविटी स्टेटस पर। ये अलग अलग टाइम पीरियड्स के बेसिस पर मेजर होता है। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेंड्स देखने होते हैं। पहला है यूजुअल स्टेटस PS प्लस SS। इसका रेफरेंस पीरियड है पिछले 365 दिन। इसमें PS और SS क्या है? प्रिंसिपल स्टेटस PS मतलब 365 दिनों में से मेजर टाइम आपने क्या किया, और सब्सिडियरी स्टेटस SS मतलब क्या आपने साल में कम से कम 30 दिन काम किया। ये उन लोगों को कैप्चर करता है जो पार्ट टाइम या सीजनल काम करते हैं। ओके। और दूसरा स्टेटस? करंट वीकली स्टेटस CWS। इसका रेफरेंस पीरियड है पिछले 7 दिन। इट गिव्स अ मोर करंट पिक्चर। एंड द लास्ट वन? करंट डेली स्टेटस CDS। ये सर्वे के दिन का डेटा है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए बेस्ट है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग। PLFS कौन सी एजेंसी कंडक्ट करती है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डिनोमिनेटर क्या है? टोटल पॉपुलेशन या लेबर फोर्स? लेबर फोर्स। यूजुअल स्टेटस का रेफरेंस पीरियड कितना होता है? 365 डेज। करंट वीकली स्टेटस का रेफरेंस पीरियड कितना होता 7 डेज। है? LFPR और WPR में क्या फर्क है? LFPR में एम्प्लॉयड लेस अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं। WPR में सिर्फ एम्प्लॉयड आते हैं। Perfect. Practicing, PLFS provides key employment indicators like LFPR, WPR, and UR based on different reference periods. Mini recap. In short, PLFS is our main tool to understand the job market's health using specific indicators measured over different time frames. चलो अब जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स की बात करते हैं। टॉपिक है स्किल इंडिया मिशन या सिम, जिसने हाल ही में 10 साल पूरे किए। Yes, launched in 2015, ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के अंडर आता है। इसका एपेक्स बॉडी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC। और NSDC का मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, राइट? बिल्कुल, दैट्स अ की पॉइंट। सो इन सिंपल टर्म्स इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक अम्ब्रेला मिशन है जिसका एम इंडिया के यूथ को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। एक लड़का है जिसे मोबाइल रिपेयर करना आता है, पर उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। स्किल इंडिया मिशन के थ्रू वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर सर्टिफाइड टेक्नीशियन बन सकता है और उसकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाती हैं। गॉट इट। चलो अब इसके की प्रोग्राम्स और अचीवमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे फेमस तो PMKVY है। हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY यूथ को फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन देता है। इसका 4.0 वर्जन अभी चल रहा है। और रूरल एरियाज के लिए? उसके लिए है जन शिक्षण संस्थान JSS। ये रूरल एरियाज में नॉन लिटरेट्स और स्कूल ड्रॉपआउट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। अप्रेंटिसशिप के लिए भी एक स्कीम है। यस, PM नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम PMNAPS। ये कंपनीज को अप्रेंटिसेस हायर करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है। गवर्नमेंट स्टाइपेंड का 25% अप टू ₹1,500 पर मंथ कंट्रीब्यूट करती है। That's a direct incentive for companies to train people on the job. एग्जैक्टली। और एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय रूरल कौशल्या योजना DDU-GKY। ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है, राइट? करेक्ट। ये रूरल यूथ को स्किल देकर उनकी इनकम बढ़ाता है। ओके, क्विज टाइम। स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2015। NSDC का मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। PMNAPS में गवर्नमेंट कितना फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है? 25% ऑफ स्टाइफेंड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1500 रुपए पर मंथ। JSS का टारगेट ऑडियंस कौन है? नॉन लिटरेट्स, नियो लिटरेट्स एंड स्कूल ड्रॉपआउट्स इन रूरल रीजन्स। DDU-KJY किस बड़े मिशन का हिस्सा है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। Excellent. Practicing Skill India mission through programs like PMKVY and PMNAFPS aims to make India's youth job ready. Mini recap. In short, SIM is a multi-pronged government effort to bridge the skill gap in the Indian workforce through various targeted training programs. Skilling में एक नया डेवलपमेंट है, इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। ये MSD और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जॉइंट इनिशिएटिव है, सो इट हैज ग्लोबल बैकिंग। डेफिनेशन, व्हाट डज इट डू? ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिसका गोल ट्रेनिंग को इंडस्ट्री नीड्स के साथ अलाइन करना है, स्पेशली फॉर फ्यूचर जॉब्स। फ्यूचर जॉब्स, एक एग्जांपल दो। इमेजिन एक ब्रिज जो कॉलेज ग्रेजुएट्स को सीधा AI और रोबोटिक्स कंपनीज की हाईटेक जॉब से कनेक्ट करता है। ये इनिशिएटिव वही ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। सो इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो। लेट्स डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं एजाइल करियर ट्रांजिशंस को इनेबल करना, ट्रेनिंग को स्केलेबल बनाना और एजुकेशन को न्यू एज इंडस्ट्री नीड्स के साथ जोड़ना। Which new age industries? जैसे AI, रोबोटिक्स, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, द वर्क्स। And it's part of a global initiative? यस, ये WEF के ग्लोबल इनिशिएटिव WEF's रीस्केलिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा है। Okay, quick questions. ये इनिशिएटिव किन दो बॉडीज का कोलैबोरेशन है? MSD एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका फोकस किन सेक्टर्स पर है? AI, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी। प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है? पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। ये किस ग्लोबल इनिशिएटिव का हिस्सा है? WEF's रीस्केलिंग रेवोल्यूशन। इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Aligning education with future industry needs. Got it. Practicing. The India Skills Accelerator is a WEF MSDE collaboration to prepare the workforce for future tech jobs. Mini recap.
In short, this initiative is a forward-looking step to ensure Indian talent is ready for the jobs of tomorrow. स्किलिंग में एक और अहम स्कीम है पीएम सेतु। PM सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ये बजट 2024-25 में अनाउंस हुई थी। सो इट्स वेरी रिसेंट। डेफिनेशन क्या है इसकी? यानी ITIs को इंडस्ट्री के साथ मिलकर मॉडर्न एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल। आपके शहर का पुराना सरकारी ITI अब एक प्राइवेट टेक कंपनी के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा, जहां से निकले स्टूडेंट्स को सीधा जॉब मिलेगी। नो मोर आउटडेटेड करिकुलम। दैट साउंड्स रेवोल्यूशनरी। इसका कोर एम क्या है? सिंपल, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री मैनेज्ड ITIs बनाना। एंड द फंडिंग? इट मस्ट बी ह्यूज। टोटल आउटले है 60,000 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट का 30K, स्टेट का 20K और इंडस्ट्री का 10K। इंडस्ट्री इज आल्सो इन्वेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। की फीचर्स क्या हैं? पहला तो एग्जिस्टिंग ITIs को मॉडर्नाइज करना। दूसरा, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना। और इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPV सेटअप किए जाएंगे विद इंडस्ट्री पार्टनर्स टू मैनेज ITI क्लस्टर्स। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। पीएम ACTU का मेन फोकस किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स पर है? ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। स्कीम का मैनेजमेंट मॉडल क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड, इंडस्ट्री मैनेज्ड। टोटल आउटले कितना है? 60,000 करोड़ रुपए। स्कीम में इंडस्ट्री का रोल क्या है? एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स बनकर SPVs मैनेज करना और डिमांड ड्रिवन कोर्सेज डिजाइन करना। ये किस टाइप की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। Very good. Practice saying, PM ACTU aims to upgrade ITIs into modern skill hubs with active industry participation. Mini recap. In short, PM ACTU is a massive push to transform the traditional ITI ecosystem into a modern, industry-aligned skilling powerhouse. अब थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। एक टर्म जो बहुत सुनने में आ रहा है वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, GCC। Correct. GCCs, जिनको ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स या GICs भी कहते हैं, बेसिकली ग्लोबल कंपनीज के ऑफशोर सेंटर्स होते हैं जो इंडिया में सेटअप किए जाते हैं। So how are they different from, say, a BPO or a call center? That's the key difference. ये ग्लोबल फर्म्स के अपने ही सेंटर्स होते हैं। दे आर नॉट थर्ड पार्टी वेंडर्स। ये अपनी पेरेंट कंपनी को IT, R&D, कस्टमर सपोर्ट जैसी हाई वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल दो। अगर गूगल अपने R&D का एक पार्ट बैंगलोर में एक ऑफिस खोलकर कर रहा है, जहां गूगल के ही एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वो ऑफिस गूगल का एक GCC है। I see. तो इंडिया में इनका स्टेटस क्या है? How big are they? इट्स मैसिव। इंडिया में 1800 से ज्यादा GCCs हैं, जो दुनिया के टोटल GCCs का लगभग 50% है। 50%. That's unbelievable. इट इज। ये इंडिया की इकोनॉमी में $68 बिलियन का ग्रॉस वैल्यू एडिशन करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट? ये लगभग 2.16 मिलियन लोगों को हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं। Wow. So what are the major drivers? इंडिया इतना अट्रैक्टिव क्यों है इनके लिए? सेवरल रीजंस। कॉस्ट एफिशिएंसी, स्किल टैलेंट पूल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, डिजिटल इंडिया जैसी पॉलिसीज और एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट। इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। Okay. Questions. GCCs का दूसरा नाम क्या है? ग्लोबल इन-हाउस सेंटर, GIC। इंडिया में दुनिया के कितने % GCCs हैं? अप्रॉक्सीमेटली 50%। GCCs इंडिया में क्यों आ रहे हैं? कोई 2 रीजंस बताओ। Cost efficiency and the availability of a large, skilled talent pool. GCCs इंडियन इकोनॉमी में कितना GVA कंट्रीब्यूट करते हैं? $68 बिलियन। लास्ट वन। क्या GCCs थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं? नहीं, ये पेरेंट कंपनी का ही इंटरनल पार्ट होते हैं। Perfect. Practice saying, India is a global hub for GCCs, hosting almost 50% of the world's capability centers. Mini recap. In short, GCCs are a massive source of high-skilled employment and economic contribution, making India a critical part of global corporate operations. और अब हमारे डिस्कशन का आखिरी पर बहुत ही अहम टॉपिक, लिविंग वेज। हाँ, अभी तक हम मिनिमम वेज की बात करते थे, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रही है। So what's the definition? How is it different from minimum wage? लिविंग वेज वो सैलरी लेवल है जो एक वर्कर और उसकी फैमिली को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। इसमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसे खर्चे भी शामिल हैं। इट्स अबाउट डिग्निटी, नॉट जस्ट सर्वाइवल। एग्जाम्पल से समझाइए। मिनिमम वेज शायद आपको जिंदा रहने के लिए काफी हो, यानी बेयर सस्टेनेंस, लेकिन लिविंग वेज आपको एक ऐसी लाइफ जीने में मदद करता है जहां आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सको और बीमार पड़ने पर इलाज करवा सको। So it's a significant upgrade. Let's compare them side by side. ओके। Minimum wage is legally mandated under the Minimum Wages Act 1948. ये सिर्फ बारे सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए। और लिविंग वेज? लिविंग वेज जनरली मिनिमम वेज से हायर होता है। ये एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। इट्स मोर ऑफ एन एस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट फॉर नाउ। Is there any constitutional provision for this? यस, देयर इज। हमारे संविधान का आर्टिकल 43 DPSP कहता है कि स्टेट को लिविंग वेज सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो द आइडिया इज नॉट न्यू। Oh, it's in the directive principles of state policy. Okay. Quiz time. लिविंग वेज और मिनिमम वेज में से कौन सा कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है? लिविंग वेज।
क्या मिनिमम वेज लीगली मैंडेटरी है? हाँ बिल्कुल। संविधान का कौन सा आर्टिकल लिविंग वेज की बात करता है? आर्टिकल 43 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिविंग वेज में बेसिक नीड्स के अलावा और क्या शामिल होता है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सम सेविंग्स। लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट वर्कर वेलफेयर के लिए क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ सस्टेनेंस नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। Great discussion. Practice saying, a living wage provides for a decent standard of living, going beyond the bare sustenance provided by a minimum wage. Mini recap. In short, the discussion on living wage signals a policy shift from mere survival to ensuring a life of dignity for every worker. Wow, ये एक super detailed discussion था. चलो एक quick energetic recap करते हैं. हमने explore किया decoding India's workforce dynamics and skilling ecosystem. First up, labor codes. हमने देखा कैसे 4 नए कोड्स ने 29 पुराने लॉज को रिप्लेस किया ताकि बिजनेस करना आसान हो और वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हों। हाँ, फिर हमने the 4 codes को डिटेल में समझा. Wages, industrial relations, social security और OSHW codes के key features जैसे floor wage, gig worker coverage और women के लिए night shifts. देन PLFS। हमने समझा कि LFPR, WPR और USR जैसे इंडिकेटर से देश के एम्प्लॉयमेंट सीन को कैसे नापा जाता है। उसके बाद स्किलिंग इनिशिएटिव्स, स्किल इंडिया मिशन, PM सूतु जैसे प्रोग्राम्स के जरिए कैसे यूथ को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है, ये भी देखा. एंड फाइनली GCCs एंड लिविंग वेज। हमने GCCs के इंडिया में बढ़ते रोल और मिनिमम वेज से लिविंग वेज की तरफ बढ़ते कदम को समझा। अब आपके लिए कुछ कंटेंट प्रोब्स. कोशिश करो इनका जवाब देने की. पहला, कोड ऑन वेजेस 2019 के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ। दूसरा, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कोड में इंक्लूड करने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा. तीसरा, यूजुअल स्टेटस PLSS और करंट वीकली स्टेटस CWS में क्या मेन डिफरेंस है। चौथा, PM सेतु स्कीम का प्राइमरी एम क्या है. पांचवा, इंडिया GCCs के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों है, कोई 3 रीजंस दो। और छठा, मिनिमम वेज और लिविंग वेज में DSP आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है. और अब आपका चैलेंज, अपने आसपास किसी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर जैसे एक स्ट्रीट वेंडर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर या एक डोमेस्टिक हेल्प से बात करके उनके वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी के बारे में जानने की कोशिश करो। देखो कि ये वो न्यू कोड्स उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। हमने लॉज, स्कीम्स और डेटा की बात की, पर असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को आने वाले दशक में डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से रोक पाएंगे? इस पर जरूर सोचना। अगर ये डिटेल डिस्कशन पसंद आया तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. नॉलेज बांटने से बढ़ती है। We'll be back with another deep analysis very soon. तब तक keep learning, keep questioning and keep growing. Hello and welcome दोस्त to the deep dive. एक चीज इमेजिन कीजिए, साल है 2015. इंडिया इनोवेशन के मामले में वर्ल्ड में 81st रैंक पर खड़ा है. नॉट बैड लेकिन नॉट ग्रेट ईदर. हाँ, मतलब काफी स्कोप था इंप्रूवमेंट का। बिल्कुल. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2025. हमने एक जायंट लीप लिया है एंड वी आर एट द 38th पोजीशन. एकदम से टॉप 40 में। इनक्रेडिबल, वाओ, है ना? इट इज। हाउ डिड दिस हैपन? ये छलांग कैसे मारी और इसका बिजनेस, स्टार्टअप्स और हमारी लाइफ से क्या लेना देना है? बहुत गहरा कनेक्शन है। चलो पता लगाते हैं. बट इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम. मेक श्योर आप उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें, लाइक करें और वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें. क्योंकि आई प्रॉमिस यू ये डिस्कशन मिस करने जैसा नहीं है। एब्सोल्युटली. तो हम तैयार हैं. हम इसके हर पहलू को आराम से एक्सप्लोर करेंगे। आई एम सो रेडी. तो हमारा लर्निंग मैप क्या है आज का? वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू इंडियाज बिजनेस एंड इनोवेशन लैंडस्केप. सबसे पहले हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI को समझेंगे. मार्केट का रेफरी। हाँ, ये मार्केट का रेफरी क्यों है? फिर उसके बाद वील टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। ये स्कीम मतलब छोटे एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को कैसे फ्यूल दे रही है। ओके, ड्रीम फ्यूल, आई लाइक दैट. देन वी विल लुक एट इंडियाज इम्प्रेसिव जर्नी इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वो 81 से 38 वाली कहानी। नेक्स्ट अप हम 2025 के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस के पीछे जो ब्रिलियंट आइडियाज हैं उन्हें डीकोड करेंगे. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। यस. उसके बाद विल एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR. सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. बहुत ज्यादा। और फाइनली हम कुछ क्विक लेकिन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे मर्जर्स, CSR और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है रिवर्स फ्लिपिंग, उस पे नजर डालेंगे। वाओ, ये तो पूरा पैकेज है. एक कंप्लीट मास्टर क्लास लग रहा है. कोशिश वही है। So, ready हो दोस्त? Let's begin. Okay, let's kick things off with our very first topic, the market watchdog. The Competition Commission of India, Right. right? All right. So, what exactly is the CCI? Basically, सोचो कि मार्केट एक क्रिकेट मैच है. Okay, cricket match. तो CCI उस मैच का अंपायर है. इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो ये इंश्योर करती है कि सारी कंपनीज यानी प्लेयर्स एक फेयर गेम खेल रहे हैं. फेयर गेम, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं, कोई सीक्रेट डील्स नहीं और कोई एक टीम इतनी पावरफुल ना हो जाए कि बाकी सबको बाहर ही कर दे. ओके, मतलब मोनोपोली ना बनाए। आई लव दैट एनालॉजी. मार्केट का अंपायर.
सो फॉर एग्जाम्पल मान लो देश की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं ठीक है। और वो सीक्रेटली डिसाइड करती हैं कि चलो मिलकर डेटा प्लान्स के दाम बढ़ाते हैं, तो यहाँ अंपायर का रोल आ जाता है। हाँ, सीटी बच जाएगी। राइट, सीसीआई इंटरवीन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और उन पर भारी पेनल्टी लगाएगा टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एज कंज्यूमर्स। समझे? बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग दैट काइंड ऑफ collusion. सो लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। हम अभी सीसीआई के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, ये न्यूज में क्यों है? It's in the news because the Standing Committee on Finance ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की है। अच्छा, ये रिपोर्ट सीसीआई के इवॉल्विंग रोल के बारे में है, स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड। द मेन फोकस वाज कि सीसीआई को ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऐप स्टोर्स जैसे नए चैलेंजेस से डील करने के लिए कैसे अडेप्ट करना चाहिए। मतलब गेम बदल रहा है तो अंपायर को नए रूल्स चाहिए। प्रिसाइसली। दैट मेक्स टोटल सेंस। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड। सीसीआई का ओरिजिनल मेन रोल क्या था, इसके कोर फंक्शंस क्या हैं? उसके 3 कोर फंक्शंस हैं। 1, ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को खत्म करना जिसका कंपटीशन पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। यस। 2, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और 3, कंपटीशन इश्यूज पर गवर्नमेंट को एडवाइज करना, एक एक्सपर्ट बॉडी की तरह। रेगुलेटर, प्रोटेक्टर एंड एडवाइजर, तीनों रोल हैं। एग्जैक्टली। ओके, नाउ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर लॉजिक। सीसीआई के पास एक्चुअल पावर्स क्या हैं? और ये जो कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 है, इसमें इतना बड़ा क्या है? दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। सीसीआई के पास इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट और ऑर्डर्स पास करने की पावर है। वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पर मतलब बहुत भारी पेनल्टीज लगा सकती है। ओके, द 2023 अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली इस अंपायर को एक नया हाईटेक टूल किट दे दिया है। हाईटेक टूलकिट, नाइस। इसमें 3 की चेंजेस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है डील वैल्यू थ्रेशोल्ड या डीवीटी। वेट, डील वैल्यू थ्रेशोल्ड, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसको आसान शब्दों में समझाओ ना। बिल्कुल। सोचो, पहले सीसीआई सिर्फ उन्हीं कंपनी मर्जर्स को रिव्यू करता था जिनका टर्नओवर या एसेट्स एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हो। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड था। डिजिटल वर्ल्ड में एक स्टार्टअप का हो सकता है जीरो प्रॉफिट हो, एसेट्स भी कम हो, लेकिन उसके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स और इनवैल्यूएबल डेटा हो। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, वैल्यू वर्सेस रेवेन्यू। यस। द न्यू डीवीटी रूल कहता है कि अगर कोई मर्जर एंड एक्विजिशन डील 2000 करोड़ से ज्यादा की है, तो इट डजंट मैटर उस स्टार्टअप का टर्नओवर क्या है, आपको सीसीआई को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। वाओ, सो दे आर लुकिंग एट द एक्चुअल डील वैल्यू, नॉट जस्ट द कंपनीज बैलेंस शीट। ये तो बहुत स्मार्ट है। It's a game changer for regulating big tech acquisitions. ओके, सेकंड चेंज क्या है? सेकंड है सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म्स। पहले हर केस लंबा चलता था, लीगल बैटल्स होती थी। हाँ, सालों तक। अब सीसीआई कुछ केसेस में कंपनी से वॉलंटरी कमिटमेंट्स एक्सेप्ट कर सकती है उनके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए। इससे लीगल प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इट्स लाइक एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन अ वे। अच्छा, टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। बिल्कुल। एंड द थर्ड वन इज प्रोपोर्शनल पेनल्टीज। अब अगर एक कंपनी सीसीआई के ऑर्डर के खिलाफ अपील करना चाहती है तो उन्हें पेनल्टी अमाउंट का 25% पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? दिस इज टू एंश्योर कि सिर्फ जेन्युइन अपील्स ही आगे जाएं और कंपनी सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए सिस्टम को डिले ना करें। गॉट इट। एक और टर्म है यहाँ, प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4(2) ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर अगर कोई डोमिनेंट कंपनी, मतलब मार्केट का एक बड़ा प्लेयर, अपने प्रोडक्ट्स को कॉस्ट से भी कम में बेचता है, कॉस्ट से भी कम? यस, जस्ट टू ड्राइव स्मॉलर कंपेटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, सिर्फ इसलिए ताकि छोटे प्लेयर्स बैंकरप्ट हो जाएं, इसे अब्यूज ऑफ डोमिनेंस माना जाता है। समझ गया। ओके, सो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये सब हमारी डेली लाइव्स को कैसे अफेक्ट करता है? इट्स सिंपल। सीसीआई की वजह से हमें फ्लाइट से लेकर फोन्स और ग्रोसरीज तक हर चीज पर कंपेटिटिव प्राइसेस मिलते हैं। ये कंपनीज को इनोवेट करने और हमें बेटर प्रोडक्ट्स देने के लिए फोर्स करता है। तो बेसिकली इट प्रिवेंट्स द बिग फिश फ्रॉम ईटिंग ऑल द स्मॉल फिश। एग्जैक्टली। और इसका फायदा आखिर में हमें ही मिलता है। मोर चॉइसेस, बेटर क्वालिटी। सो कंक्लूजन, द मेन टेकअवे इज कि सीसीआई एक स्टैटिक ओल्ड स्कूल रेगुलेटर नहीं है। इट्स एक्टिवली अडेप्टिंग टू न्यू चैलेंजेस, स्पेशली फ्रॉम द डिजिटल इकोनॉमी, ताकि मार्केट सबके लिए फेयर रहे। एब्सोल्युटली, इट्स बिकमिंग फ्यूचर रेडी। दिस इज सुपर क्लियर। चलो इसको थोड़ा और पक्का करते हैं विद सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। लेट्स डू इट। माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपने डीवीटी एक्सप्लेन किया, बट ये स्पेसिफिकली डिजिटल कंपनीज के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो, अ टेक स्टार्टअप्स वैल्यू इज ऑफन इन इट्स इंटेंजिबल एसेट्स। उसका यूजर डेटा, उसका एल्गोरिदम, उसकी ब्रांड वैल्यू। राइट। सोचो, एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप को एक सोशल मीडिया जायंट खरीद रहा है। हो सकता है उस ऐप का रेवेन्यू बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी डील बिलियंस में हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूजर बेस। Right. डीवीटी इंश्योर करता है कि सीसीआई ऐसी डील्स को रिव्यू कर सके, ये देखने के लिए कि कहीं ये फ्यूचर कंपटीशन को खत्म तो नहीं कर देगा, भले ही स्टार्टअप का टर्नओवर कम हो। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। गॉट इट। क्वेश्चन 2, अगर किसी कंपनी को सीसीआई के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो वो कहाँ अपील कर सकती है? दे कैन अपील टू द नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी NCLAT। ये इसकी अपेलेट अथॉरिटी है। ओके, NCLAT। थर्ड क्वेश्चन, सीसीआई को किस एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था? It was established under the Competition Act 2002.
लेकिन ये फुली ऑपरेशनल 2009 से हुआ। अच्छा, गैप था। हाँ, a few years का। गुड डिटेल। फोर्थ क्वेश्चन, ये प्रेडेटरी प्राइसिंग का कोई और रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं? श्योर। इमेजिन अ मैसिव राइड शेयरिंग कंपनी। वो एक नए शहर में आती है और राइड्स ऑलमोस्ट फ्री में ऑफर करती है कुछ महीनों के लिए। हाँ, होता है। उनका गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका गोल है लोकल टैक्सी सर्विसेज को बैंकरप्ट करना। वंस द कंपटीशन इज गॉन, वो प्राइसेस बढ़ा देंगे। दैट इज क्लासिक प्रेडेटरी प्राइसिंग। मेक्स परफेक्ट सेंस। फाइनल क्वेश्चन, सीसीआई में मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? द चेयरपर्सन और उसके 6 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फैंटास्टिक, ये एकदम क्लियर हो गया। नाउ फॉर एवरीवन लिसनिंग, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग CCI regulates anti-competitive practices, and the Competition Act of 2023 introduced a deal value threshold of over 2,000 crore. A great way to remember. So for our mini recap, in short, CCI ensures fair market competition और नए amendments ने इसे digital landscape के लिए future ready बना दिया है। Perfect. So CCI playing field को level करता है और ये make sure करता है कि बड़े players छोटों को crush ना करें। Yes. लेकिन उन small players को game में entry के लिए to get started उन्हें एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, पैसा। Money, capital. And that leads us perfectly to our next topic. बिल्कुल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Funding the unfunded. So what is PMI? ये एक flagship government scheme है। इसका डिजाइन नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने के लिए किया गया है। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। हाँ, एंड द रेवोल्यूशनरी पार्ट, ये लोन्स बिना किसी सिक्योरिटी या कोलैटरल के दिए जाते हैं। That's the main thing. Yes, the goal is simple and powerful. Financial inclusion, funding the unfunded. I think an example would make this crystal clear. Imagine. एक स्ट्रीट फूड वेंडर है, Okay. वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट शी वांट्स टू एक्सपैंड हर स्टॉल। उसको एक छोटी सी कार्ट खरीदनी है, हाँ. बट उसके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। The biggest problem. राइट। अंडर PMMY वो एक शिशु लोन ले सकती है और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती है बिना किसी कोलैटरल के। ये उसके लिए लाइफ चेंजिंग है। दैट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द स्कीम। Okay, let's jump into the content discussion. इंट्रोडक्शन। हम इस स्कीम के बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? PMI हाल ही में न्यूज में था क्योंकि इसने अपने 10 साल 10 सक्सेसफुल ईयर्स पूरे कर लिए हैं। वाओ, अ डेकेड। इट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन और गवर्नमेंट इसके अचीवमेंट्स को काफी हाईलाइट कर रही है। 10 साल बहुत होते हैं। सो इसके ओरिजिनल बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? The objectives were very clear from day one. First, to provide collateral-free access to credit. ये छोटे entrepreneurs के लिए सबसे बड़ा hurdle है। सही बात है। Second, to fund the unfunded, मतलब MSMEs को formal financial system में लाना। और third, to specifically support marginalized and socio-economically neglected classes, जिसमें women entrepreneurs भी आती हैं। सो द कोर लॉजिक, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? क्या मुद्रा का कोई ऑफिस है जहां लोग जाकर लोन लेते हैं? This is the most common misconception. और इसका जवाब है नहीं। मुद्रा डायरेक्ट लेंडर नहीं है। अच्छा। इट्स अ रीफाइनेंस एजेंसी। इसका मतलब समझो, मुद्रा बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी MFIs और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs को फंड्स देता है। ओके। फिर ये इंस्टीट्यूशंस आगे आम लोगों को मुद्रा लोन्स देते हैं। सो मुद्रा इज लाइक द होलसेलर ऑफ फंड्स। So it's a B2B model in a way, मुद्रा से बैंक और बैंक से लोग। Right. What are the loan categories? 3 मेन कैटेगरीज है लोन के साइज पर बेस्ड। Okay. फर्स्ट इज शिशु, ये 50,000 रुपीज तक के लोन्स के लिए है। दिस इज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। शिशु यानी बेबी स्टेप। एग्जैक्टली। सेकंड इज किशोर, ये 50,001 रुपीज से 5 लाख रुपए तक के लोन्स के लिए है। ओके, ग्रोइंग अप। एंड थर्ड इज तरुण, ये 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन्स के लिए है, फॉर फर्दर ग्रोथ। और अब एक नई कैटेगरी भी है, तरुण प्लस। अच्छा। हाँ, फॉर लोन्स फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख। ये उनके लिए है जो सक्सेसफुल तरुण बोरोअर्स हैं। फॉर माइक्रो यूनिट्स CGMFU द्वारा गारंटीड है, तो बैंक का रिस्क कवर हो जाता है। ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेटेड है, मतलब वो बैंक पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ एक बहुत कूल फीचर है, क्या? मुद्रा MFIs और NBFCs को 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% का इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट देता है अगर वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेंड करते हैं। That is a brilliant incentive. It's a direct incentive to empower women. So cool ना? बहुत। So what has been the real world impact? The data shows a very positive trend जिसे progressive lending कहते हैं। टाइम के साथ किशोर और तरुण लोन्स का शेयर काफी बढ़ गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो एंटरप्रेन्योर्स एक छोटे शिशु लोन से स्टार्ट हुए थे, वो अब सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपना लोन रीपे किया है और अब वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े लोन्स ले रहे हैं। That's a fantastic indicator of success. So the conclusion here is कि PMMY grassroots level पर entrepreneurship को प्रमोट करने और लाखों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में एक रियल गेम चेंजर रहा है। Absolutely. It's a foundational scheme. चलो इसको कुछ सवालों से लॉक करते हैं। पहला सवाल, अगर मुझे मुद्रा लोन चाहिए तो क्या मुझे मुद्रा ऑफिस जाना पड़ेगा? आपने इस पर थोड़ा बताया, बट आई वांट टू बी सुपर क्लियर। No, बिल्कुल नहीं। You need to approach a nearby public or private sector bank, MFI या फिर कोई NBFC
या फिर आप ऑनलाइन उद्यमी मित्रा पोर्टल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई रिपीट, मुद्रा इज नॉट अ डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन 2, हु मैनेजेस द CGFMU, वो फंड जो इन लोन्स को गारंटी करता है? इट इज मैनेज्ड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी LTD, जिसको NCGTC कहते हैं। ओके, NCGTC। थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY और मुद्रा के बीच कोई कनेक्शन है? यस, एक बहुत ही सटल लेकिन इंपॉर्टेंट लिंक है। अच्छा, जो 10,000 रुपीस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी PMJDY अकाउंट के अंदर मिलती है, उसको भी मुद्रा लोन ही क्लासिफाई किया जाता है अंडर द शिशु कैटेगरी। दैट्स अ ग्रेट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन 4, आपने कहा कि डेटा शिशु से किशोर लोन्स की तरफ शिफ्ट दिखाता है। इसे इतना पॉजिटिव साइन क्यों माना जाता है? क्योंकि ये दिखाता है कि स्कीम सिर्फ जॉब्स नहीं, करियर्स क्रिएट कर रही है। ये प्रूव करता है कि एंटरप्रेन्योर्स पहले लेवल पर अटके हुए नहीं है। राइट? वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं, इनिशियल लोन रीपे कर चुके हैं और अब एक्सपेंशन के लिए बड़े लोन्स लेने के लिए कॉन्फिडेंट है। इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी ग्रोइंग माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट। लास्ट क्वेश्चन, क्या सारे मुद्रा लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेटेड हैं और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज और बोरोअर के प्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं। Great. This is now perfectly clear. Okay, dost, time to practice. Pause the audio and practice saying Mudra is a refinance agency providing collateral-free loans under 3 categories: Shishu, Kishore, and Tarun. एंड a mini recap. In short, PMMY छोटे बिजनेसेस को इजी कोलैटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिससे लाखों लोग एम्पावर हो रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। So, हमने डिस्कस किया कि कैसे CCI एक फेयर मार्केट इंश्योर करता है और कैसे PMMY उस मार्केट में एंटर करने के लिए फंडिंग देता है। राइट, द इकोसिस्टम। जब लाखों लोग इस तरह इनोवेट करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये हमें नंबर्स में दिखना चाहिए, राइट? हमारी ग्लोबल रैंकिंग में। बिल्कुल दिखना चाहिए। And that is exactly what our third topic is about. द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 2025, India's big leap. Exactly. So what is the Global Innovation Index or GII? ये एक सुपर कॉम्प्रहेंसिव एनुअल रैंकिंग है। ये 139 इकोनॉमीज को उनके इनोवेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक करता है। ठीक है? बेसिकली ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कौन सा देश नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रहा है और उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। Creativity और न्यू टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट कार्ड। I like that. So let's jump into the content discussion. Introduction. ये बड़ा सा ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड रिलीज कौन करता है? The GII report is released by the World Intellectual Property Organization, यानी WIPO। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, विपो। और इसका बैकग्राउंड क्या है? कब से आ रहा है ये? GII was launched way back in 2007. Over the years, ये इतना रिस्पेक्टेड बेंचमार्क बन गया है कि अब UN जनरल असेंबली भी इसको साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज बनाने के लिए एक की टूल मानती है। So it's a very credible source. Now for the main story, the core logic. इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है? आपने इंट्रो में बड़े जंप की बात की थी। The performance is nothing short of spectacular. India's rank has jumped to 38th in the world. वाओ, ये एक मैसिव इंप्रूवमेंट है 2015 में हमारी 81st रैंक से। बट यहाँ एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या? For the 15th year in a row, India is an overperformer. ओवर परफॉर्मर। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम चीटिंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमारा इनोवेशन आउटपुट हमारे लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या हमारे इनपुट्स जैसे एजुकेशन या R&D में इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। अच्छा, इट मीन्स वी आर पंचिंग अबव आवर वेट। हम हमारे GDP पर कैपिटा के हिसाब से ज्यादा इनोवेटिव हैं। इंडिया और वियतनाम इस मामले में मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग ओवर परफॉर्मर्स हैं। दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। इंडिया की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं रिपोर्ट के हिसाब से? The report highlights our innovation edge in a few areas. We are ranked first globally in ICT services exports. नंबर 1। Yes, इसके लिए हमारे सारे IT जायंट्स को थैंक यू। और हम थर्ड ग्लोबली है डोमेस्टिक मार्केट स्केल में। हमारी बड़ी पॉपुलेशन एक मैसिव एडवांटेज है। और ग्लोबल लीडर्स कौन है? ग्लोबली स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, फॉलोड बाय स्वीडन, USA, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। और हमारे शहर, क्या वो ग्लोबली compete कर रहे हैं? ओह एब्सोल्युटली। इंडिया के अब 4 शहर टॉप 100 ग्लोबल इनोवेशन क्लस्टर्स में है। We have Bangalore at 21st, Delhi at 26th, Mumbai at 46th and Chennai at 84th. Bangalore in the top 25 is huge. So, real world impact. क्या बेहतर रैंक से सच में कोई फर्क पड़ता है या ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए अच्छा है? बहुत फर्क पड़ता है। A higher GII रैंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है, ये नेशनल प्राइड को बूस्ट करती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करती है। मतलब? बेटर रैंक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को R&D में और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करती है, जिससे और इनोवेशन होता है और आगे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। So the conclusion is कि इंडिया कंसिस्टेंटली खुद को एक ग्लोबल इनोवेशन हब प्रूव कर रहा है, and this is being driven by a strong tech sector and a large dynamic domestic market. Precisely. The journey from 81 to 38
is a testament to that. Let's do a quick rapid fire round to cement these facts. चलो, Question 1. GI रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? the World Intellectual Property Organization. This is a very common question in exams. Okay. Question 2. आपने ओवर परफॉर्मर एक्सप्लेन किया, बट कोई एनालॉजी दे सकती हैं? Sure. Imagine दो स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट ए के पास बेस्ट लाइब्रेरी, ट्यूटर्स, सारे रिसोर्सेज हैं. स्टूडेंट बी के पास सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है. ठीक है. अगर दोनों 80% स्कोर करते हैं तो स्टूडेंट बी ओवर परफॉर्मर है क्योंकि उसने कम रिसोर्सेज में ज्यादा अचीव किया. इंडिया ग्लोबल स्टेज पर वो स्टूडेंट बी है. Beautiful analogy. Third question. Which Indian city is our top-ranked innovation cluster? बेंगलुरु एट द 21st पोजीशन ग्लोबली. इसमें कोई सरप्राइज नहीं है. True. Fourth question. Sources कहते हैं कि इंडिया की रैंक क्रिएटिव आउटपुट्स में इंप्रूव हुई है. इस कैटेगरी में क्या-क्या आता है? क्रिएटिव आउटपुट्स एक ब्रॉड कैटेगरी है. इसमें पेटेंट्स फाइल्ड, ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स और यहाँ तक कि फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस्ड, ये सब आता है. द सोर्स शोज एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 49th to 42nd हियर. Interesting. Final question. पूरी दुनिया में नंबर 1 इनोवेशन क्लस्टर कौन सा है? That would be the Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou cluster in China. Got it. Okay, everyone, time to practice this key fact. Pause and practice saying, in the Global Innovation Index 2025 released by Wipro, India ranked 38th. And the mini recap. In short, इंडिया ने GII में remarkable progress किया है और अपनी position as an innovation leader, especially in ICT services, को solidify किया है. This is so motivating. ये जो GII में राइज है, ये सिर्फ स्टार्टअप्स और टेक पार्क्स के बारे में नहीं है, है ना? इसके पीछे कोई फंडामेंटल इकोनॉमिक आइडिया होना चाहिए. बिल्कुल है. इनफैक्ट आई हर्ड कि लेटेस्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इसी कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया था. द इंजन ऑफ ग्रोथ. You heard absolutely right. The 2025 Nobel Prize in Economics was awarded to 3 economists, Joel Mokyr, Philip Aghion, and Peter Howitt. ओके. उनके groundbreaking work के लिए on how innovation is the primary driver of long-term economic growth. Let me try to give an example for what I think this means. स्मार्टफोन्स की बात करते हैं. जब वो आए तो उन्होंने सिर्फ एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ऐड नहीं किया. नहीं, तो उन्होंने लैंडलाइंस, बेसिक मोबाइल फोन्स, पेजर्स और यहाँ तक कि पोर्टेबल कैमरास को ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑब्सोलीट बना दिया. exactly. तो ये प्रोसेस जहाँ एक नया बेहतर प्रोडक्ट पुरानी की मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्या ये वही है? That is the perfect example of the core concept here. Creative destruction. It's a beautiful term. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. The process is creative क्योंकि एक नई इंडस्ट्री बनाता है, but it's destructive क्योंकि ये पुरानी इंडस्ट्री को वाइप आउट कर देता है. यही प्रोग्रेस को ड्राइव करता है. Fascinating. Let's get into the content discussion. Introduction, आपने विनर्स के नाम बताए, but I have a fun question. क्या इकोनॉमिक्स नोबेल ओरिजिनल प्राइजेस में से एक है? That's a great question, and the answer is a fun fact. No. The prize is not one of the original Nobel Prizes established by Alfred Nobel in his will in 1895. अच्छा. स्वारिज रिक्स बैंक ने शुरू किया था in memory of Alfred Nobel. इसका ऑफिशियल नेम एक्चुअली द स्वारिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल है. Wow, I genuinely did not know that. Okay, let's talk about the core logic in laureates के specific contributions क्या थे. Let's start with Joel Mokyr. जोएल मोक्योर का काम थोड़ा हिस्टोरिकल था. उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टडी किया और 3 की प्री रेक्विजिट्स आइडेंटिफाई किए जो इनोवेशन को सस्टेन ग्रोथ तक ले जाने के लिए जरूरी हैं. 3 prerequisites. Okay. फर्स्ट, अ जॉइंट एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सेकेंड, जिसे उन्होंने मैकेनिकल कॉम्पिटेंस कहा, आपको स्किल्ड लोग चाहिए जो नई मशीन्स बना सकें और यूज कर सकें. Right, the skill part. और थर्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो चेंज के लिए ओपन हो. अ सोसाइटी ओपन टू चेंज. Or society open to change. That's a powerful thought. और Philip Aghion and Peter Howitt. उन्होंने इस आइडिया को लिया और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का एक फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल बनाया. Okay, a model. उनके मॉडल ने दिखाया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कोई स्मूथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है. ये वेव्स में होता है, जहाँ एक नया इनोवेशन मार्केट में आता है, पुराने प्रोडक्ट्स को ऑब्सोलीट बनाता है और उनको बनाने वाली कंपनीज को बाहर कर देता है. और उनके मॉडल ने पेटेंट्स का रोल भी एक्सप्लेन किया, राइट? एग्जैक्टली. उनके मॉडल ने दिखाया कि पेटेंट्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो एक कंपनी को टेम्पररी मोनोपोली देते हैं. टेम्पररी मोनोपोली. यस. इस टेम्पररी मोनोपोली से वो अपने नए इन्वेंशन से बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो बदले में उन्हें और दूसरी कंपनीज को R&D में बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिव देता है टू क्रिएट द नेक्स्ट बिग थिंग. It fuels the cycle. So the real world impact of this theory is कि ये गवर्नमेंट्स को बेहतर पॉलिसीज डिजाइन करने में हेल्प करता है. हाँ. वो अब समझते हैं कि ग्रोथ के लिए उन्हें R&D को सपोर्ट करना होगा, स्ट्रॉन्ग पेटेंट लॉज बनाने होंगे और एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा. Precisely. It gives them a clear roadmap. एंड द कंक्लूजन इज कि इस नोबेल प्राइज से की इनसाइट ये है कि रियल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ ज्यादा कैपिटल या लेबर ऐड करने से नहीं आती. नहीं. It is fundamentally driven by this constant, chaotic and beautiful cycle of innovation and creative destruction. Well said. It's a disruptive but ultimately progressive force. Let's cement this with a few questions. First, and a proud one for us.
Who was the first person of Indian origin to receive the Nobel Prize for Economics? That was the brilliant Amartya Sen in 1998 for his work on welfare economics. A very proud moment for India. Indeed. Second question. Let's go back to the term creative destruction. Creative word यहाँ इतना important क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये पुराने को एक नए, बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट चीज से रिप्लेस करता है। Right. इससे आखिर में ब्रांड न्यू जॉब्स बनते हैं, पूरी नई इंडस्ट्रीज बनती हैं और सबके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। सोचो, कार्स ने हॉर्स एंड बगी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जो डिस्ट्रक्टिव था, हाँ, बट उसने मैसिव ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट की जो कि इनक्रेडिबली क्रिएटिव था। great example. Third question. अग्योन और हार्वर्ड के मॉडल के अनुसार कंपनीज को R&D में इन्वेस्ट करने का प्राइमरी इंसेंटिव क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट टेम्पररी मोनोपोली थ्रू पेटेंट्स। उनके इनोवेशन से प्रॉफिट कमाने का ये एक्सक्लूसिव राइट ही वो रिवॉर्ड है जो R&D के रिस्की और महंगे प्रोसेस को जस्टिफाई करता है। Fourth question. I'll test my own memory. इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज का ऑफिशियल नेम क्या है? It's the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. थोड़ा लंबा है, but the official name matters. It does. And final question. जोल मॉकेर के अनुसार ग्रोथ के लिए कैसी सोसाइटी जरूरी है? A society that is open to change. Innovation अक्सर status quo, traditions और existing power structures को challenge करता है. इसलिए societal exception progress के लिए absolutely crucial है. Brilliant. Now, time to practice this powerful idea. Pause and try saying, the 2025 Nobel in Economics was for explaining innovation-driven growth through concepts like creative destruction. And our mini recap. In short, the 2025 Economics Nobel highlight करता है कि true sustained economic growth innovation के dynamic और disruptive process से ही आती है। This connects everything so well. Creative destruction की theory, why innovation matters को explain करती है. But आपने एक key incentive mention किया, patents. हाँ, और उनसे मिलने वाली temporary monopoly। इसका मतलब कंपनीज को अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. And that's the perfect bridge to our fifth topic. Intellectual property rights. Exactly. IPR in India, protecting your creations. Right. So, what are IPRs? Simply put, ये legal rights हैं जो लोगों को उनके mind के creations पर दिए जाते हैं। Mind के creations? हाँ, जैसे कोई invention, कोई literary या artistic work, कोई unique design या brand name. IPRs क्रिएटर को उसके क्रिएशन पर एक सर्टेन पीरियड के लिए एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। It's like a legal fence around your idea. For example, एक म्यूजिशियन एक नया गाना लिखता है. उस गाने पर जो कॉपीराइट है वो एक IPR है. ठीक है। इसका मतलब कोई और उस गाने को उसके परमिशन के बिना लीगली कॉपी, सेल या परफॉर्म नहीं कर सकता. It protects their hard work. A perfect example. It's the right to own and profit from your own creativity. So let's start the content discussion. Introduction. IPR अभी इंडिया में न्यूज में क्यों है? Because the numbers are staggering. इंडिया के ओवरऑल IP फाइलिंग्स पिछले 5 साल में 44% से बढ़ गए हैं। 44%? And even more amazingly, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की फाइलिंग में 380% का इंक्रीज हुआ है। 380%. That's wild. It is. This shows a boom in local innovation. So, background. इंडिया में IPR को कौन सी गवर्नमेंट बॉडी मैनेज करती है? Primarily, IPR को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स एडमिनिस्टर करता है. ये DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हाँ। However, कुछ स्पेसिफिक IPR एक्ट्स दूसरी मिनिस्ट्रीज हैंडल करती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर सर्किट्स का एक्ट मीटी के पास है और प्लांट वैरायटीज का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास। Okay, let's get to the core logic, the different types of IPR. एक क्विक रनडाउन दे सकती हैं. Absolutely. Let's do a quick tour. सबसे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग? यस, ये उन गुड्स को प्रोटेक्ट करता है जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से आते हैं और उनकी क्वालिटी या रेप्यूटेशन उसी ओरिजिन की वजह से है। सोचो, दार्जिलिंग टी या कांचीपुरम साड़ी। इसका टर्म 10 साल होता है और ये रिन्यूएबल है। Okay. सेकंड है डिजाइन। ये सिर्फ किसी आर्टिकल के नए ओरिजिनल ऑर्नामेंटल या विजुअल अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है। वो काम कैसे करता है उसको नहीं, सिर्फ दिखता कैसा है उसको। इसका टर्म 10 इयर्स है, जिसे और 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। Okay. GI for location specific products, design for looks. What's next? द बिग वन, पेटेंट्स। ये नए इन्वेंटिव और इंडस्ट्रियली यूजफुल इन्वेंशंस के लिए होते हैं। ये इन्वेंशन की फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका टर्म एक स्ट्रिक्ट 20 इयर्स है। ठीक है. फिर आता है कॉपीराइट। ये क्रिएटिव वर्क्स जैसे बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स और सॉफ्टवेयर कोड के लिए है। इसका टर्म वैरी करता है, बट फॉर लिटरेरी वर्क्स इट्स टिपिकली ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। और ब्रांड नेम्स और लोगोस? दैट्स प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रेडमार्क। ये ब्रांड नेम्स, लोगोज, टैगलाइंस को प्रोटेक्ट करता है, जैसे नाइकी का स्वूश या अमूल गर्ल। इसका टर्म 10 साल है, बट पेटेंट्स के अनलाइक ये इंडेफिनिटली रिन्यू हो सकता है। अच्छा.
और लास्ट में कुछ और हैं जैसे सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन 10 साल और प्लांट वैरायटीज 6 to 10 साल। That's a comprehensive list. What's the real-world impact of having a strong IPR system? 2024 में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए, which is the highest number ever. So the conclusion is कि इंडिया का IPR इकोसिस्टम सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, इट्स बूमिंग। और सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंट इंडियंस पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, जो इंडिजिनस इनोवेशन का राइज दिखाता है। Absolutely, it's a sign of a maturing innovation economy. चलो इसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है? ये थोड़ा ट्रिकी है। That would be the Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY. ये एक स्पेसिफिक डिटेल है जो अक्सर मिस हो जाती है। गुड वन। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया में एक पेटेंट के प्रोटेक्शन का एग्जैक्ट टर्म क्या है? It is 20 years from the date of filing the patent application. ओके। थर्ड क्वेश्चन, क्या एक ट्रेडमार्क को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है? आपने कहा वो रिन्यूएबल है। Yes, practically yes. वो 10 साल के इनिशियल पीरियड के लिए ग्रांट होता है, बट उसे इंडेफिनेटली रिन्यू किया जा सकता है फॉर सब्सीक्वेंट पीरियड्स ऑफ 10 years, जब तक वो यूज में है। दैट्स अ की डिफरेंस फ्रॉम पेटेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन, एक की ट्रेंड मेंशन था कि अब मेजॉरिटी पेटेंट एप्लीकेशंस इंडियन रेजिडेंट्स फाइल कर रहे हैं। ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? इट्स ह्यूजली सिग्निफिकेंट क्योंकि एक फंडामेंटल शिफ्ट दिखाता है। दोस्तों, फॉर डेकेड्स इंडिया प्राइमरीली फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूजर या इंपोर्टर था। Right. अब हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के क्रिएटर बन रहे हैं। ये बढ़ते हुए R&D इन्वेस्टमेंट और हमारे डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम में एक नए कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये इनोवेशन में आत्मनिर्भरता का साइन है। ब्यूटिफुली पुट। लास्ट क्वेश्चन, एक पेटेंट और एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन में की डिफरेंस क्या है? एक पेटेंट इन्वेंशन के फंक्शनल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो काम कैसे करता है। ओके। दूसरी तरफ एक डिजाइन सिर्फ आर्टिकल के ऑर्नामेंटल या विजुअल अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है, वो दिखता कैसा है। They protect two completely different things. Perfect clarification. Okay, listeners, let's practice this. Pause and say out loud, IPR includes patents, copyrights, trademarks, and geographical indications, each with a specific term of protection. And our mini recap. In short, इंडिया का strengthening IPR framework डोमेस्टिक इनोवेशन में एक सर्ज ला रहा है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेटेंट और GI फाइलिंग्स में साफ दिखता है। So, we've covered the big pillars: regulation with CCI, funding with PMMY, measurement with GII, the core theory with the Nobel Prize, and protection with IPR. This has been an incredible journey. It has. Now, let's look at some quick real-world concepts that show how all of this plays out in the daily business world. Quick bites. Yes, our quick bite section. Mergers, CSR, reverse flipping, and more. Let's do this rapid fire style. I'll take the first one. 1. Merger of companies. What is it? ये तब होता है जब दो इंडिपेंडेंट कंपनीज कंबाइन होके एक नई सिंगल एंटिटी बनाती हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है कॉम्पिटिटर्स के बीच या वर्टिकल सेम सप्लाई चेन में। और इसको अप्रूव कौन करता है? मर्जर की स्कीम की लीगल अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT है। Okay, NCLT. I'll take the next one. 2. Reverse flipping. This sounds cool. है ना? ये वो ट्रेंड है जहां इंडियन स्टार्टअप्स जिन्होंने पहले अपने हेडक्वार्टर्स को किसी फॉरेन कंट्री जैसे सिंगापुर या US मूव कर लिया था, अब अपना डोमिसाइल वापस इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इंडियाज रोबस्ट इकोनॉमी, हमारा मैसिव और ग्रो करता हुआ लोकल मार्केट और अब ज्यादा फेवरेबल पॉलिसीज, वो फ्यूचर यहां देख रहे हैं। घर वापसी। एग्जैक्टली। माई टर्न। 3. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. ये एक मैंडेट है जहां बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज को अपने बिजनेस ऑपरेशंस में सोशल और एनवायरमेंटल गुड को इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इंडिया इसमें पायनियर है, राइट? फन फैक्ट, इंडिया दुनिया में पहली कंट्री थी जिसने CSR को बाय लॉ मैंडेटरी किया। वाओ। एलिजिबिलिटी है ऐसी कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या ज्यादा हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ या ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या ज्यादा हो। और एलोकेशन किया है। उन्हें अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना होता है। It's not just about making money, but also about giving back. नेक्स्ट अप। Okay? 4. Fugitive Economic Offenders Act 2018. So who is a fugitive economic offender? या FEO. ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ 100 करोड़ या उससे ज्यादा के शेड्यूल्ड इकोनॉमिक ऑफेंस में अरेस्ट वारंट है, ओके। और जो प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इंडिया छोड़कर चला गया है। एक स्पेशल कोर्ट ऐसे पर्सन को FAO डिक्लेयर कर सकती है और उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर सकती है। एंड फाइनली अ पॉजिटिव वन। 5. वी राइज इनिशिएटिव। हाँ, इसे नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ने लॉन्च किया है। इसका सिंपल और पावरफुल ऑब्जेक्टिव है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेसेस को स्केल अप करने और उन्हें ग्लोबल स्टेज पर ले जाने में हेल्प करना। great summary. Now for some quick cross questions to seal the deal on these concepts. ओके, फर्स्ट वन ऑन CSR। ये करंट ईयर के प्रॉफिट का 2% है? No, and this is a crucial detail to remember. ये कंपनी के 3 immediately preceding financial years के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% है। एवरेज लेने से किसी एक साल के फ्लक्चुएशंस स्मूथ आउट हो जाते हैं। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंडर ट्राई होने के लिए ऑफेंस की मिनिमम वैल्यू क्या है?
The total value involved in the scheduled offense must be rupees 100 crores or more. ओके, थर्ड क्वेश्चन, जब मर्जर होता है तो मर्जर के लीगल स्कीम को अप्रूव करने की प्राइमरी अथॉरिटी कौन है, सीसीआई या एनसीएलटी? This is a great question to clear up confusion. देखो, CCI मर्जर के कंपटीशन एस्पेक्ट को देखता है ताकि कोई मोनोपोली ना बन जाए, राइट, लेकिन मर्जर स्कीम के लीगल अप्रूवल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी NCLT की है. दोनों के रोल्स अलग हैं बट कॉम्प्लीमेंट्री है. दैट मेक्स सेंस. फोर्थ क्वेश्चन, कोई स्टार्टअप रिवर्स फ्लिपिंग क्यों करेगा? अभी इंडिया वापस आने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? देखो, इंडियन मार्केट का एक्सेस तो है ही, बट अभी एक मैसिव एडवांटेज है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग का पोटेंशियल. अच्छा, हमारे स्टॉक मार्केट्स अच्छी वैल्यूएशंस दे रहे हैं और डोमेस्टिक कैपिटल टैप करना आसान है. इट्स अबाउट बीइंग क्लोजर टू बोथ योर कस्टमर्स एंड योर इन्वेस्टर्स. एंड फाइनल क्वेश्चन, WEP क्या है जिसने वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया? WEP stands for the Women Entrepreneurship Platform और ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है. Awesome. This has been super informative. Time for one last practice cue. Let's practice the CSR rule. CSR mandates eligible companies to spend 2% of their average net profits of the last 3 years on social activities. एंड द मिनी रीकैप. इन शॉर्ट, ये की कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट मर्जर्स के लिए नए रेगुलेशंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस और एंटरप्रेन्योरशिप के हर सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है. What an amazing and absolutely packed deep dive. Chalo, let's quickly recap everything we've learned today. जरूर. Today we explored the dynamic world of business and innovation in India. हमने शुरू किया CCII से. मार्केट का फेयर प्ले अंपायर जो अब डील वैल्यू थ्रेशोल्ड जैसे नए अमेंडमेंट से और भी स्ट्रांग और फ्यूचर रेडी है. फिर हमने PMY डिस्कस किया, वो स्कीम जो कोलैटरल फ्री लोन्स के साथ लाखों छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर कर रही है, ग्रासरूट्स इनोवेशन का फ्यूल. उसके बाद हमने इसका रिजल्ट देखा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में. इंडिया की इनक्रेडिबल क्लाइम टू द 38th स्पॉट, जिससे हमारा देश एक ग्लोबल इनोवेशन हब बन रहा है जो ओवर परफॉर्म कर रहा है. That was followed by the Nobel Prize 2025, जहां हमने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के पावरफुल आइडिया को समझा as the true engine of long-term economic growth. फिर हमने IPR को कवर किया, वो लीगल शील्ड जो हमारे आइडियाज और क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करता है. और यहाँ हम रेजिडेंट इंडियंस द्वारा रिकॉर्ड नंबर ऑफ फाइलिंग्स देख रहे हैं जो आत्मनिर्भरता का साइन है. And we finished with some key concepts, जहां हमने mergers की मैकेनिक्स, CSR का सोशल मैंडेट, रिवर्स फ्लिपिंग का पेट्रियोटिक ट्रेंड और वी राइज जैसे एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स को समझा. फ्यू, काफी कुछ कवर किया. बिल्कुल. Now, दोस्त, to really test your understanding, try to answer these 6 questions for yourself. 1. CSR मैंडेट के अंदर आने के लिए एक कंपनी के 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं? 2. मुद्रा एज अ रिफाइनेंस एजेंसी और एक बैंक एज अ डायरेक्ट लेंडर के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए. 3. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक सेंटेंस में क्या है विद एन एग्जाम्पल अदर देन स्मार्टफोन्स. 4. GI 2025 के अनुसार इंडिया के टॉप रैंक्ड इनोवेशन क्लस्टर का नाम और उसकी ग्लोबल रैंक बताइए. 5. एक पेटेंट और एक जोग्राफिकल इंडिकेशन के प्रोटेक्शन का टर्म क्या है. 6. कंपटीशन एक्ट में डील वैल्यू थ्रेशोल्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. And to make this learning even more practical, here's a fun challenge for you. अपने घर से कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला हो. अच्छा, वो कोई चाय, साड़ी, मसाला या कोई मिठाई भी हो सकती है. सिर्फ 2 मिनट निकालकर उसकी यूनिक स्टोरी फाइंड आउट कीजिए. उसे क्या चीज स्पेशल बनाती है और फिर वो स्टोरी अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को समझाइए. देखना कितना मजा आएगा एंड you'll appreciate that product even more. I absolutely love that challenge. मैं ये अपनी कोर कॉफी के साथ इसके आगे ही करने वाला हूँ. Perfect. बी होप इस डीप डाइव ने आपको नए इनसाइट्स और ढेर सारी एनर्जी दी है. अगर आपने इस जर्नी को उतना ही एंजॉय किया जितना हमने, तो सब्सक्राइब करना, अपने किसी क्यूरियस फ्रेंड के साथ शेयर करना और उस नोटिफिकेशन बेल को स्मैश करना मत भूलिएगा. हम अगली बार मिलेंगे एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ. With the same energy and curiosity. Until then, keep learning and stay innovative. Okay, दोस्त.